सब्सक्राइब द चैनल DS नॉलेज एंड प्रेस द बेल आइकन सबसे ज़रूरी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। सभी स्टूडेंट सेकेंड ईयर के मोस्टली एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ एग्ज़ाम बचे हुए हैं वो चल ही रहे हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। इस सिलसिले में हम एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। जिनके एग्ज़ाम MCQ टाइप होंगे उनके लिए MCQ की सीरीज है, जिनके एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ सिलेबस और कुछ कंटेंट में से उठा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज निकाल रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज है आपके लिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल जाए और आपके एग्जाम में काम आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहला वीडियो ये इस सीरीज का मैं आपको ब्रीफली एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो आउट ऑफ स्टेट के हैं, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जिनको हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो थोड़े से कंफ्यूज है कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम किस यूनिवर्सिटी के कैसे हो रहे होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। या फिर जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनका किसी पेपर में बीएड के फर्स्ट ईयर में री रह गया था, उनका भी वो भी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनका री का पेपर कब होगा, कैसे होगा, कुछ यूनिवर्सिटी का हो गया, कुछ का नहीं हुआ है। तो एक एक करके 4 मेजर यूनिवर्सिटी हैं हरियाणा में, उनके बारे में आपसे डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ CRSU यूनिवर्सिटी की। आप सभी को पता है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों डेट शीट आ चुकी हैं। दोनों के दोनों MCQ टाइप क्वेश्चंस एग्जाम हो रहे हैं, MCQ टाइप बेस्ड सारे एग्जाम हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर की भी डेट शीट आ गई है, सेकंड ईयर की भी डेट शीट आ गई है। री के पेपर भी बच्चों के सारे इसी में कंडक्ट हो जाएंगे। पूरा बीएड का पूरा एग्जाम ये टोटल खत्म कर रहे हैं। बात करें MDU की, सिर्फ MDU ने अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम लिए हैं। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बारे में अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जहाँ तक हमने वहाँ के ऑफिशियल से बात की है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी होंगे। वो डिले हो सकता है, दिसंबर में भी जा सकते हैं, जनवरी में भी जा सकते हैं। और अगर MDU का ये जो ऑनलाइन एग्जाम उन्होंने बीएड सेकेंड ईयर का करवाया है, इसका रिस्पॉन्स अगर ज़्यादा ठीक अच्छा नहीं रहा, स्टूडेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट भी रही हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी मेल गई भी हैं, जैसा कि हमने सभी स्टूडेंट्स को बताया था। तो अगर ये रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा ठीक नहीं रहा और कोविड की सिचुएशन अभी जैसे धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, हो सकता है आपका ये एग्जाम MCQ बेस्ड भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन भी आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसा स्टूडेंट जैसा देना चाहिए, जैसा ठीक से लगे। बात करते हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की दोनों एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप करवाए हैं, जैसे पहले होते थे उसी टाइप से करवाए हैं। ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं, आपके सेंटर पे आके हुए हैं। सेकंड ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट आ चुकी है। हमने इससे पहले वीडियो में शेयर की हुई है आपसे बीएड फर्स्ट ईयर की डेट शीट, कैसे कैसे एग्जाम होंगे, सारी डिटेल बताई हुई है। आप उस वीडियो को जाके चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रीअपियर कंप्लीट सारे एग्जाम कंप्लीट करवा चुकी है यूनिवर्सिटी। सारे ओपन बुक टाइप एग्जाम थे। आई थिंक सबसे बेस्ट एग्जाम हुए एक तरह से, क्योंकि कुरुक्षेत्र का रिजल्ट बहुत ही खराब रहता था, बच्चे पास नहीं हो पाते थे, थोड़ी सी उसमें रिजल्ट में प्रॉब्लम आती थी। और आई थिंक ओपन बुक एग्जाम है तो शायद सभी स्टूडेंट पास हो जाए। लेट्स वेट करते हैं एग्जाम उसका रिजल्ट भी आ चुका है, स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज का आ गया है, बीएड का भी शायद नहीं आया है, बीएड का भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है MDU और CRSU के स्टूडेंट्स के, जिनको MCQ टाइप पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो हम और हमारा जो भी स्टाफ है बीएड कॉलेज का, सारा इसको तैयार करने में लगे हुए हैं। आपकी हेल्प करेंगे हम पूरी। MCQ टाइप बीएड सेकेंड ईयर में जितने भी हमने वीडियो डाले थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में उन बच्चों के मिले हैं। जो भी हमने वीडियो डाले थे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में मिले थे। तो मैं आशा करता हूँ कि हम ये जो भी कंटेंट रेडी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम में मिलेंगे। तो एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे MCQ टाइप सीरीज की, उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा कंटेंट और वीडियो आपको डिलीवर करेंगी मिस योगिता सिंह, जो हमारी फैकल्टी मेंबर हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ योगिता सिंह को, वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू DS नॉलेज एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की MCQ सीरीज़, और पहला हिस्सा है ये हमारा। मैं हूँ आपके साथ योगिता सिंह। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको अपने एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलती है, तो बिल्कुल भी हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की
की तरफ, जिसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स इन मिडल एडल्टहुड, कि मिडल एडल्टहुड में यानी मध्यवस्था में व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा कथन है जो सत्य है। क्या ए लोअर वर्क सेटिस्फैक्शन देन इन अर्लियर ईयर्स है, कि इस उम्र में उन लोगों का अपने कार्य को लेके जो सेटिस्फैक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, या नो डिक्लाइन इन स्ट्रेंथ और टिश्यू इलास्टिसिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेंथ पे या टिश्यूज की इलेक्ट्रिसिटी पे। इसके साथ साथ आपको सी ऑप्शन दे रखा है लॉस ऑफ स्किल्स ऑन इंफॉर्मेशनल टास्क बट नॉट ऑन टाइम टास्क, या फिर डी डिक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन फॉर विमेन, की महिलाओं में एस्ट्रोजन के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है वो डी है। मिडल जो एज होती है उसमें लेडीज़ जितनी भी है, जितनी भी विमेन है, उनको आपने देखा होगा कि मीनोपोज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको वो जनरेट हो जाती है, जिनकी वजह से उनके हार्मोन्स जो है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन उनके अंदर कम हो जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है लेटर चाइल्डहुड फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 6 और 7 ईयर्स हैज़ बीन कॉल्ड द डैश स्टेज बाय द पियाजे, यानी 6 से 7 साल की जो उम्र होती है वो पियाजे के द्वारा निम्नलिखित में से क्या उनको नाम जो है वो दिया गया है। क्या सेंसरी मोटर उसको नाम दिया गया है, प्री ऑपरेशनल नाम दिया गया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नाम दिया गया है, या फॉर्मल ऑपरेशनल इसको नाम दिया गया है। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या कंक्रीट परिचालन इस स्टेज को उन्होंने नाम दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस आर क्लोजली रिलेटेड टू। 4 आपको ऑप्शन दिए। पूछा गया है कि जो कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण थे उनका गहरा संबंध निम्नलिखित में से किस पे है। तो सभी को पता है भाई पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस थी उनसे काफ़ी हद तक कोलबर्ग के जो मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस थे वो मिलते जुलते थे। जो इनका वर्गीकरण था उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। तो बी इसका सही उत्तर है। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द चाइल्ड कॉग्निटिवली बिलीव्स that the ocean's waves only roll in when he or she is there watching them. The child is expressing dash and has not yet attained dash. यहाँ बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि पियाजे की जो थियोरी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पुट अप किया गया है। तो चाइल्ड अगर कोई एक बच्चा है वो ये सोचता है कि अगर ओशन की वेव्स जो है वो खाली तभी रोल होती है या तभी वो ऊपर नीचे घटती बढ़ती हैं जब वो उसको देख पा रहा है, तो इसका क्या मतलब है। बहुत ही क्लियरली एसिमिलेशन की कंडीशन है उसके लिए, जब वो नए नॉलेज को जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। तो डी एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन बाद में आएगा। ही हैज़ नॉट येट अटेन्ड अकोमोडेशन, उसने अभी या समंजन उसने अभी प्राप्त नहीं किया है। तो डी इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पियाजे की स्टेजेस दे रखी हैं आपको डेवलपमेंट की, और आपसे पूछा गया है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में आपने लगाना है। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है, हम अच्छे से जानते हैं, यानी 4 जो है वो पहला आएगा। तो या तो ऑप्शन देखकर ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि सी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर है। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, उसके बाद तीसरे नंबर की जो स्टेज दे रखी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वो आती है, और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो आता है। तो सी इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। जो इन्फेंसी की स्टेज होती है यानी पैदा होने से लेके 2 वर्ष तक की जो आयु की जो स्टेज एक बच्चा जिससे गुजरता है उसे पियाजे ने क्या नाम दिया था। तो सेंसरी मोटर उसको नाम दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो डी इसका सही आंसर है। ऐसे ही आगे चले तो आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेचर एंड नर्चर रेफर्स टू, कि नेचर और नर्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बिल्कुल हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, वंशापन और पर्यावरण से। इसका मतलब होता है प्रकृति और पोषण यानी कि वंशापन और पर्यावरण। तो डी इसका सही उत्तर है। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच क्रोमोसोम इज फाउंड ओनली इन मेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर इसका जो आंसर है वो बी वाई है, क्योंकि पुरुष होते हैं बच्चे, जो लड़का होता है उसके अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लड़की में एक्स एक्स जो है वो पाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटेलिजेंस इज लार्जली हेरिडिटी, की बुद्धि काफ़ी हद तक वंशापन है।
है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, सत्य है, असत्य है, या एक हद तक सत्य है, या बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ट्रू है कि ये सत्य है। बिल्कुल हम लोगों की हेरिडिटी पे, वंश पे हमारे जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, बुद्धिमत्ता होती है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। तो चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, कि ह्यूमन डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किसका परिणाम आपसे जो है वो पूछा गया है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो पहला ऑप्शन ही देखने से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक को देख के जो मानव का विकास है वो होता है, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो जेनेटिक का ही दूसरा नाम है, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो सोसाइटी का दूसरा नाम है ना, सोशल डेवलपमेंट का दूसरा नाम है, और सोशल एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, ये तीनों ही चीज़ें ए ऑप्शन के अंदर आ जाती हैं। तो ये जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक केस पूछा गया है, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर होम but still small family size still have the chance to get better environment for growth because they are likely to face less हम कह सकते हैं चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर होम्स बट लार्ज फैमिली साइज। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा शायद टाइपिंग एरर हो गया है। इसमें यह आपसे पूछा गया है कि वे बच्चे जो कि गरीब परिवार से हैं किंतु उनके परिवार का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, राइट, औरों के कंपैरिजन में छोटा है, तो उन बच्चों की ग्रोथ के बेहतर चांसेस है, बेहतर उसके हम कह सकते हैं कि चांसेस उनके ज़्यादा है। क्यों? वो किस लिए है कि इस वजह से कि जो लार्ज फैमिलीज होती है उसमें बच्चे जो दूसरे गरीब परिवार के हैं वो सही प्रकार से डेवलप नहीं हो पाते। तो क्यों नहीं हो पाते वो कारक आपको पूछे गए हैं। क्या इसलिए नहीं हो पाते कि जो बड़ी फैमिली और गरीब फैमिली दोनों ही अवगुण जिसमें है, क्या वो सैनिटरी कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पाते, स्वच्छता मेंटेन नहीं कर पाते, या पेरेंट्स जो है वो हैप्पी रहते हैं, गरीब और छोटे परिवार के पेरेंट्स ज़्यादा हैप्पी रहते हैं इसलिए उनकी ग्रोथ बेटर होती है, या पीसफुल कंडीशंस होती है उनके रहने के लिए इसलिए बेहतर वो एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, या फिर डी इम्पोवरिश्ड कंडीशंस मिलती है उनको जो कि गरीब भी हैं और परिवार भी जिनका बड़ा है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर यही है। यदि कोई परिवार है वो गरीब भी है और साथ के साथ उनका फैमिली साइज भी बहुत बड़ा है तो क्लियरली उनको न्यूट्रिशन की दिक्कत आएगी ही आएगी। गरीबी के कारण वो अपने फूड पे इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और फूड पे जब वो प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो न्यूट्रिशन सबको जो है वो थोड़ा कम ही मिलेगा। तो डी इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ द मदर मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम हर चाइल्ड फ्रॉम द 3 months ड्यूरिंग द चाइल्ड्स फर्स्ट ईयर, an absence during which one of the following age periods would be least harmful to the child's development। तो एक और केस आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि यदि एक बच्चा है वो 1 वर्ष का है, उसकी 1 वर्ष की आयु है और उसकी माता से ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि किन्हीं 3 महीनों के लिए 1 साल में कोई से भी वो 3 महीने चुन सकती है जिसमें उसको 3 महीने के लिए अपने बच्चे से अलग रहना है। तो निम्नलिखित में से आपको 4 एजेस दी हुई हैं कि जब बच्चा इतने इतने महीनों का हो जाएगा तो वो कौन सी ऐसी स्टेज चुने कि सबसे कम हार्म या सबसे कम नुकसान उस स्टेज में उस बच्चे को हो। तो एक बात देखिए, आपको हमेशा याद रखनी है कि एक नवजात शिशु के लिए, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए उसकी लाइफ के जो पहले 6 महीने होते हैं उसके पैदा होने के बाद फर्स्ट 6 months जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसमें उसका मदर का होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू के 3 ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी इसका जो सही उत्तर निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है डी, 7 से 10 महीने। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बेबी इज अलाउड टू सिलेक्ट देयर ओन फूड फॉर अ 6-month पीरियड, व्हाट इट वुड रिजल्ट इन? ए, दे विल ईट टू मेनी स्वीट्स, बी, eat too many carbohydrates, C, develop anemia, और डी, मेंटेन अ जनरली बैलेंस डाइट ओवर द लॉन्ग रेंज। कि अगर किसी बच्चे को ये बोला जाए कि वो अपना फूड जो है वो अपने आप उन लोगों को सिलेक्ट करना है 6 महीने के लिए, तो निम्नलिखित में से क्या होगा? हालांकि सबके दिमाग में इसका आंसर ए आ रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाने लग जाएंगे, पर सरप्राइजिंगली इसका जो आंसर है वो डी है, मेंटेन अ जनरली बैलेंस डाइट ओवर द लॉन्ग रेंज। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन डेवलपमेंटल टर्मिनोलॉजी PKU रेफर्स टू व्हाट? कि डेवलपमेंटल टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें
विकास के संदर्भ में बात करें तो पी के यू का क्या अर्थ होता है, तो ये एक हम कह सकते हैं वंशानुगत एंजाइम की कमी है, एक ऐसा सिंड्रोम है जहाँ एंजाइम्स में डेफिशिएंसी आ जाती है एक इंसान की। तो डी इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, अ हेरिडिटरी एंजाइम डेफिशिएंसी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डेवलपमेंट अकर इन ह्यूमन बीइंग, और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि आखिर कब तक होता है, पूछा गया है विकास इंसान का कब तक होता है, एडोलिसेंस तक, किशोर अवस्था तक होता है, या जब तक उसका चाइल्डहुड खत्म नहीं हो जाता तब तक होता है, सी एक हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड है जब तक तब तक होता है, या थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो हमने पहले ही इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो विकास होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है एक व्यक्ति के। तो डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि विकास हम कह सकते हैं डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती है, ग्रोथ आ जाती है, मैच्योरेशन आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, उसके एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, यानी संज्ञानात्मक विकास का आपको मतलब पूछा गया है। तो बिल्कुल क्लियरली ए इसका सही आंसर है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसेस या बुद्धिमत्ता के विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रोथ की क्या मीनिंग होती है, वृद्धि जो है उसका क्या अर्थ है। चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट है, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट है। तो बिल्कुल क्लियरली सी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ए और बी दोनों ही हमें ग्रोथ की परिभाषा या वृद्धि की परिभाषा हमें बताते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, कि निम्नलिखित में से डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो कि सत्य है या सही है। ए रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति के लिए विकास की रेट अलग हो सकती है, दूसरे के लिए अलग हो सकती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में होते हैं। बी रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल, की हर उम्र में हमारा जो विकास होता है वो अलग अलग वृद्धि की रेट से होता है, बिल्कुल सही है ये आंसर भी। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब एक इन्फेंसी की स्टेज होती है, बाल्य अवस्था में जब हम लोग होते हैं तो बहुत तेजी से बच्चे का शरीर बढ़ता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में भी वो तेजी से बढ़ता रहता है, लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा सा उसके शुरुआती पीरियड में ग्रोथ में या डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी आ जाती है, और उसके बाद एडोलेसेंस होने से पहले एकदम से हम लोगों का शरीर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, साथ के साथ सी डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल निरंतर हमेशा चलता रहता है। तो डी इसका सही उत्तर है कि सारे ही कथन डेवलपमेंट के बारे में सत्य है। तो आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, अब डेवलपमेंट की मीनिंग आपसे पूछी गई है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस है, या फिर डी सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल रटी रटाई डेफिनेशन है ये, तो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन इंसान के अंदर होते हैं उन्हें विकास का नाम जो है दिया जाता है। तो बिल्कुल डी इसका जो है सही उत्तर है, सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, निम्नलिखित में से किस कारक पे भाषा का विकास एक बच्चे का जो है वो डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। ए बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, या फिर बी बेटर स्कूलिंग है, सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड है, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव है। तो क्लियरली इसका जो आंसर है वो सी निकल के आता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ए और बी का भाषा के विकास से कोई खास लेना देना नहीं होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट आर, इमोशनल डेवलपमेंट को या भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। क्या फिजिकल हेल्थ है? बिल्कुल है। मेंटल एबिलिटीज है? बिल्कुल है। फैटिग यानी कि थकान है? बिल्कुल है। तो ऑल ऑफ द अबव डी जो है वो इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद,
कि डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। 4 आपको प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, आपसे पूछा गया है ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, तो अनडाउटेडली बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि हमेशा चलता रहता है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। तो एडोलेसेंस के टाइम पे देखिए बच्चे सबसे ज़्यादा अपने पीयर प्रेशर में रहते हैं, पीयर ग्रुप को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। फ्रेंडशिप जो है उनकी इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, तो किशोर अवस्था या एडोलेसेंस जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो आपसे पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इज, कि मानव विकास क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, सी इमेजरेबल है, नापा नहीं जा सकता है, या बोथ 1 एंड 2 है। तो जो इसका सही उत्तर है वो डी है, 1 एंड 2 इसके सही आंसर है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ जाती है और ग्रोथ जो है उसका संबंध आपके फिजिकल डेवलपमेंट से होता है, तो वो तो मेजरेबल बिल्कुल होती है, तो इमेजरेबल वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। डी बोथ 1 एंड 2, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है डेवलपमेंट, यही आपका सही उत्तर इसमें है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न, कि भले ही विकास की जो गति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता रखती है, भिन्न होती है, लेकिन ये एक डैश पैटर्न को फॉलो करती है। तो टो टू हेड फॉलो करती है तो बिल्कुल ही गलत है, हैपहैज़ार्ड तो आंसर हो ही नहीं सकता, अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न भी नहीं होता है, बल्कि सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली ऑर्डर जो है वो इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ हमेशा याद रखो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में किसी भी इंसान का डेवलपमेंट होता है, भले ही कोई इंसान कह सकते हैं कि जल्दी उसकी वृद्धि हो जाती है, किसी की वृद्धि थोड़ा डिलेड होती है, लेकिन हमेशा एक व्यक्ति सबसे पहले इन्फेंसी की स्टेज में जिएगा, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड और फिर उसके बाद उससे पहले एडोलेसेंस। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सबसे पहले इंसान एडोलेसेंस पैदा हो रहा है या फिर वो एज एन एडल्ट पैदा हो रहा है और बाद में जाके वो इन्फेंसी की स्टेज पे आ रहा है, नहीं, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस एक डेवलपमेंट का होता है, तो इसीलिए डी आपका जो है वो सही उत्तर है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हेल्पफुल लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड लगे होंगे और आगे आपके एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोगों को हम लोगों के वीडियोस पसंद आते हैं, डीएस नॉलेज के वीडियोस पसंद आते हैं, तो बिल्कुल भी हमारे चैनल को और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं वो सारे ही एग्ज़ाम्स के MCQ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और CDP के भी और MCQs हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।